हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था अबाउट थर्मोडाइनमिक्स। वो मेरा एपिसोड 1 था और ये आज का वीडियो मेरा थर्मोडाइनमिक्स एपिसोड 2 है। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडाइनमिक्स के लास्ट कुछ टॉपिक्स के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है अबाउट क्वाशी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, सो जानते हैं कि क्वाशी स्टैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं। प्रोसेस दैट आर सफिशिएंटली स्लो एंड डू नॉट इन्वॉल्व एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ पिस्टन एंड और लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट आर कॉल्ड क्वाशी स्टैटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं और यहाँ पर क्या नहीं होता, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता पिस्टन का। अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर में ऊपर से हम अगर प्रेशर दें थ्रू अ पिस्टन, तो उस कंटेनर के मॉलिक्यूल्स को अगर प्रेस करें किसके हेल्प से, पिस्टन के हेल्प से, लेकिन उस पिस्टन का मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में उस पिस्टन का मोशन नहीं हो रहा, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, और साथ साथ ही लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि स्मॉल टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा समय के बाद, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे क्वाशी स्टैटिक प्रोसेस। साथ साथ इस प्रोसेस में प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों में बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होता है, यानी कि टेल चेंज जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रोसेस में किसी भी सिस्टम में बहुत ही कम चेंज होता है। क्या? प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा समय के बाद इसमें चेंजिंग आता है प्रेशर में, वॉल्यूम में या टेम्परेचर में, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है। ओके, सो ये है हमारा क्वाशी स्टैटिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, क्वाशी स्टैटिक प्रोसेस बहुत ही सफिशिएंटली बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, और यहाँ पर पिस्टन का जो एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ना के बराबर ही होता है। ओके, और साथ साथ टेम्परेचर में जो चेंज आना चाहिए जितने टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है टेम्परेचर चेंज होने के लिए, और बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर चेंज होता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्वाशी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सिस्टम में प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, in such a change there is a free exchange of heat between a gas in its and its surrounding। free exchange of heat होता है between its गैस एंड इट्स सराउंडिंग। गैस यानी कि कंटेनर में जो गैस है उसके बीच, और सराउंडिंग में जो गैस है यानी कि एयर मॉलिक्यूल, उसके बीच जो हीट का एक्सचेंज होता है वो फ्री होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कभी चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम और प्रेशर ही चेंज करेगा। ओके, एंड नाउ अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच exchange of heat energy takes place between the gas and the surrounding is called adiabatic process। ये adiabatic process isothermal process के just opposite है। isothermal process में heat energy takes place, isothermal process में एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा था किसके बीच, गैस एंड इट्स सराउंडिंग के बीच, और यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है बिटवीन क्या, गैस मॉलिक्यूल एंड इट्स सराउंडिंग। सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस की जस्ट ऑपोजिट है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के जस्ट ऑपोजिट है। द वर्क डन अंडर आइसोथर्मल चेंज इज गिवन बाय वर्क डन। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसिडर करें कि वर्क डन कितना हो रहा है, तो DW अगर हम वर्क डन को लेते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, गैस और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो DQ क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगा, Q होगा यहाँ पर 0। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में हमने क्या देखा, डेल U इज इक्वल टू Q माइनस W। ओके, W यहाँ पर क्या था, हमारा वर्क डन, एंड Q था अमाउंट ऑफ हीट
एंड डेल यू क्या था, डेल यू इज़ द इंटरनल एनर्जी. ओके, सो डेल यू इज इक्वल टू 0 माइनस डब्ल्यू, सो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. ओके, मतलब नेगेटिव वर्क डन होगा. ठीक है. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं? अ प्रोसेस विच कैन रीट्रेस so that the system passes through the same state is called a reversible process. reversible का मतलब क्या है? जो स्टेट अपने आप को फिर से रिपीट करता हो, जो प्रोसेस एक बार होने के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करता हो, ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे. और यहाँ पर कहा जा रहा है विच कैन रीट्रेस सो दैट द सिस्टम पासेस थ्रू द सेम स्टेट. अगर किसी स्टेट में है सिस्टम इनिशियली, तो फाइनल पोजीशन में जाने के बाद फिर से वो अपने इनिशियल स्टेज में ही वापस आ जाएगा, यानी कि अपने आप को रिपीट करेगा प्रोसेस. ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. अदरवाइज इट इज़ इरिवर्सिबल. और अगर वो प्रोसेस दोबारा अपने इनिशियल स्टेज में वापस नहीं आया तो उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे. अब आते हैं अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक. ओके, दिस प्रिंसिपल which disallows certain phenomena consist with the first law of thermodynamics is known as the second law of thermodynamics. थर्मोडाइनमिक्स के कुछ ऐसे लॉज जो फर्स्ट लॉ को बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते या फिर फर्स्ट लॉ से बिल्कुल मैच नहीं करते, ऐसे लॉज को हम कहेंगे सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ओके, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या था? अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक जो कि था हमारा कि हमारा जो हीट जितना भी हम दे रहे हैं वो इक्वल होगा किसके? इन सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन. सम ऑफ क्या होगा? इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम पे लग रहा है और वर्क डन, उसके इक्वल होगा हमारा हीट एनर्जी. तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ. बट हमारा सेकेंड लॉ कह रहा है कि फर्स्ट लॉ के कुछ सर्टेन फिनोमिनास को जो ओबे नहीं कर रहा हो वो है हमारा सेकेंड लॉ. सो जानते हैं इसके स्टेटमेंट के बारे में. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. केल्विन प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दिया अबाउट द सेकेंड लॉ. जो क्या है वो जानते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन operating in a cycle to extract heat from hot body and convert it completely into work without leaving any change anywhere, that is 100% conservation of heat into work is impossible. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ में क्या था कि हीट एनर्जी वो कन्वर्ट हो जा रहा है जो कि सम है किसके? इंटरनल एनर्जी के एंड वर्क डन के. बट केल्विन प्लैंक का कहना है कि इम्पॉसिबल है एक ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट करना ऑपरेटिंग इन अ साइकिल टू एक्सर्ट हीट फ्रॉम हॉट बॉडी एंड कन्वर्ट इट कम्प्लीटली इनटू वर्क. कोई भी ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि हीट एनर्जी को टोटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी कि 100% वर्क डन जिसे हमें मिले, ऐसा कोई हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है. और सेल्सियस स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल unaided by an external energy to transfer heat from a cold body to a hot body. In other words, heat cannot flow itself from a colder body to a hotter body. यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा, सेल्सियस ने कहा कि एक वो इंजन कंस्ट्रक्ट करना भी इम्पॉसिबल है जो कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ जाए. हमेशा हीट का टेंडेंसी क्या होता है? अपने आप को कूल डाउन करना, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाना. ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी बॉडी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर जाए, ऐसा सेल्सियस का कहना था. ओके, अ हीट इंजन इज़ अ डिवाइस by which a system is made to undergo a cyclic process that result in conversion of heat to work. हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता है. हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता है जो कि रिजल्ट है किसके? हीट एनर्जी को टोटली वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. बेसिकली अ हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ हीट सोर्स, अ हीट सिंक एंड अ वर्किंग सब्सटेंस. ओके, एक हीट इंजन में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं. पहला है हीट सोर्स, दूसरा है हीट सिंक. सोर्स एंड सिंक के बारे में इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि व्हाट इज़ सोर्स एंड व्हाट इज़ सिंक.
एंड अ वर्किंग सब्सटेंस। इसे एक और बार रिवाइज करते हैं। अ हीट इंजन इज अ डिवाइस बाय विच अ सिस्टम इज मेड टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस दैट रिजल्ट इन कन्वर्शन ऑफ हीट टू वर्क। हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में ये कन्वर्ट तो करता है, लेकिन इसमें लॉस भी होता है एनर्जी का। जैसा कि केल्विन प्लैंक ने कहा, ऐसा कोई मशीन या फिर ऐसा कोई डिवाइस कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता जो कि टोटली हीट एनर्जी को 100% वर्क में कन्वर्ट करे। और सेल्सियस ने भी कहा कि ऐसा कोई इंजन या फिर ऐसा कोई डिवाइस कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता जो कि कोल्डर पार्ट से हॉटर पार्ट में जाए, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो कोल्डर पार्ट से लेकर हॉटर पार्ट में ट्रांसफ़र हो सके। ओके, तो यहाँ पे हीट इंजन में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला है हीट सोर्स, दूसरा है हीट सिंक एंड अ वर्किंग सब्सटेंस। अब हम पढ़ेंगे अबाउट कार्नोट्स इंजन। कार्नोट इंजन क्या है, इसे थोड़ा जानते हैं। द hypothetical engine working in a cyclic reversible process operating between 2 temperatures। एक ऐसा डिवाइस, कार्नोट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि रिवर्सेबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें कि रिवर्सेबल प्रोसेस होता है और साथ साथ क्या 2 टेम्परेचर डिफरेंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस डिवाइस में, कार्नोट इंजन में। इट्स एफिशिएंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, और इसका एफिशिएंसी कितना वर्क डन हो रहा है इससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी को अगर हम यहाँ पे डिनोट करना चाहिए, और हमारे पास 2 तरह के टेम्परेचर है, T1 एंड T2 हमारा 2 सिस्टम का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी को अगर n लेंगे, लेट द एफिशिएंसी बी स्मॉल n, सो n इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, where T1 is the temperature of the source and T2 is the temperature of the sink। 2 सिस्टम है हमारे पास, सोर्स एंड सिंक। तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस के बिहेवियर पर ये डिपेंड नहीं करता, सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर के ऊपर बेसिकली ये डिपेंड करता है। वर्किंग ऑफ कार्नोट्स इंजन अकॉर्डिंग टू कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट थ्योरम अब क्या कह रहा है, वर्किंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर T1 एंड T2 ऑफ द हॉटर एंड कोल्डर रिजर्वायर रेस्पेक्टिवली, नो इंजन कैन हैव एफिशिएंसी मोर देन दैट ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर है कोल्ड रिजर्वायर का और हॉट रिजर्वायर का। हॉट रिजर्वायर का है T1 एंड कोल्ड रिजर्वायर का है T2 रेस्पेक्टिवली। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है किसी भी डिवाइस या फिर किसी भी इंजन से। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो इंजन है वो है हमारा कार्नोट इंजन। और बी पॉइंट क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ये अभी मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट होगा किसके नेचर के ऊपर, वर्किंग सब्सटेंस का कैसा भी नेचर हो उससे ये इंडिपेंडेंट है। ये कार्नोट इंजन सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर किसका, सोर्स का एंड सिंक का, यानी कि हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, एंड आवर टूडेज लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट रेफ्रिजरेटर। फ्रिज हमारे सबके घर में होता है बेसिकली। सो फ्रिज किस प्रोसेस से वर्क करता है ये थोड़ा सा जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम बॉडीज कोल्डर देन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेटर एक्चुअली क्या करता है, हीट को रिमूव करता है हॉटर बॉडी से और उसे कूल डाउन करने में मदद करता है। मतलब क्या, हीट फ्रॉम बॉडी कोल्डर देन देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, उसके कोई एक बॉडी है जिसका सराउंडिंग बहुत ठंडा है लेकिन वो खुद गर्म है, खुद उसका टेम्परेचर हाई है, तो उससे धीरे धीरे हीट को रिलीज़ करने में या कम करने में, लो डाउन करने में हेल्प करता है। ऐसे प्रोसेस को हम रेफ्रिजरेशन कहेंगे। और जिस डिवाइस से ऐसा पॉसिबल होता है उसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ओके, इन दिस heat is absorbed at low temperature and rejected at high temperature with the help of external mechanical work। यहाँ पर किस प्रोसेस से रेफ्रिजरेटर काम करता है कि हीट को एब्जॉर्ब करता है लो टेम्परेचर से और उसे रिलीज़ करता है हाई टेम्परेचर पर, रिजेक्ट करता है हाई टेम्परेचर पर, और किसके हेल्प से, मैकेनिकल डिवाइस के हेल्प से। ठीक है,
Thus, a refrigerator is a heat engine working backward and hence it is called a heat pump. और रेफ्रिजरेटर को हम हीट पंप के नाम से भी जानते हैं। ये किसके ऑपोजिट काम करता है? हीट इंजन के ऑपोजिट ये काम करता है। हीट इंजन का जैसा वर्क है जस्ट उसके ऑपोजिट वर्क करता है रेफ्रिजरेटर। इट वर्क्स ऑन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन का जो प्रोसेस है उसके रिवर्स प्रोसेस में रेफ्रिजरेटर काम करता है, ठीक है। By the work done on the system, heat is exerted from the low temperature sink T2 and passes on the high temperature source T1. तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली? ये कार्नोट इंजन के ऑपोजिट क्यों काम कर रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि ये कार्नोट इंजन के ऑपोजिट काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो एक्सर्टेड फ्रॉम द लो टेम्परेचर सिंक T2, यहाँ पे लो टेम्परेचर सिंक T2 से वो एक्सर्ट हो रहा है और पासेस ऑन द हाई टेम्परेचर सोर्स T1, ठीक है। ये जस्ट ऑपोजिट है कार्नोट इंजन के। ओके, सो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। हमारा चैप्टर था थर्मोडायनेमिक। फिर से मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर में को या फिर मेरे प्रीवियस वीडियोस के भी किसी चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू।